मांगलिक दोष अगर किसी की भी कुंडली में हो तो उसे कहा जाता है, एक बहुत बेसिक पैटर्न है कि आपकी शादी बहुत लेट होगी, या तो आप कुंभ विवाह कराएंगे या तुलसी विवाह कराएंगे। ऐसे में ये रेमेडीज करने के बावजूद भी तो शादियां नहीं चलती हैं। देखिए 70% लोग मांगलिक होते हैं, 70% जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है मंगल के, 70% लोग। अब उसमें जब मंगल 7वें या 8वें भाव को सीधे प्रभावित करता है तो मंगल दोष बनता है। गुण मिलाए जाते हैं आजकल तो सॉफ्टवेयर से, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर देखा, 2 कुंडलियां मैच करी और गुण मिला दिए। 36 गुण में से कितने गुण मिले हैं? नाड़ी दोष, भ्रकुट दोष, ऐसे कई सारे दोष हैं। ये कितने रेलेवेंट हैं? क्योंकि कई बार ठीक ठाक गुण मिलने के बावजूद भी 27 गुणों पे भी शादी नहीं चलती, आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। तो फिर इसका मतलब कहाँ है? बिल्कुल ठीक। देखिए होता क्या है कि गुण तो मिल गए। गुण सामान्यतः ज्यादातर ज्योतिषी समुदाय जो है वो सिर्फ चंद्रमा से गुण मिलाता है। गुण मिलान 100 नंबर की थ्योरी है, वो बहुत मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तब जाकर एग्जैक्ट हमारे गुण सामने आते हैं या दोष हमारे सामने आते हैं। चंद्रमा मैच करने से तो चंद्रमा के गुण दोष सामने आ गए, बस एक ही प्लेनेट तो मिला जो सॉफ्टवेयर कर रहा है। हाँ, लोग भी वही कर रहे हैं, जो ज्योतिष अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी वही करते हैं। इससे कुछ नहीं होता, ये गलत है। और सॉफ्टवेयर से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपको बता देगा ये चीज है। अब ये चीज का परिहार है या नहीं है, इस बात का कोई वो उत्तर नहीं देता है ना। कई चीजों का परिहार होता है। अब जैसे 7वें भाव में किसी का मंगल है, ठीक, भाव स्पष्ट कुंडली बनी, उसमें वो 6ठे भाव में आ गया, तो अब मंगल दोष उतना प्रभावी नहीं रहेगा। अब वो विवाह भी कराएगा, थोड़ा खटर पटर चलती रहेगी, लेकिन अब वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। या 8वें भाव से 9वें भाव में आ गया मंगल, तो वो फिर उतना प्रभावी नहीं रहेगा। तो एक कुंडली का जो एनालिसिस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इतना आसान नहीं है कि पटाख से कर दिया, उसमें बहुत टाइम लगता है। और जब हमको 15-20 साल हो जाते हैं, तब हम केवल फटाक से देखकर, जैसे किसी की भी प्रैक्टिस होती है, अब आपको कोई भी विषय दे दिया जाए तो एकदम से आप बोलेंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका हो गया, तो तब तो ये हो सकता है। अन्यथा मैं यही कहना चाहूँगा, मंगल दोष के लिए 100 नंबर से कुंडली मैचिंग होती है, वो खुद बैठ के मैच करें, और उसमें लगेगा आधा पौना घंटा कम से कम, और उसके बाद फिर किसी कुंडली पर डिसीजंस लें, अन्यथा डिसीजन ना लें। आचार्य जी, नाड़ी दोष एक ऐसा, उन्हीं पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट है जिसपे भाई कई बार ये कहा जाता है कि अगर नाड़ी दोष है तो अब शादी नहीं हो सकती, और ऐसे में नाड़ी दोष कटता भी है। क्या ये लॉजिक सही है? नहीं, नाड़ी दोष से शादियां होती है, हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। हाँ, ये कहते हैं ना कि बच्चे नहीं होंगे, या तो किसी दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी। अगर RH फैक्टर दोनों का सेम आ रहा है तो, अन्यथा नाड़ी दोष का भी परिहार है। अगर RH फैक्टर सेम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे होंगे, थोड़ा देर हो सकती है, या ये हो सकता है कि एक आध मिसकैरेज हो जाए, लेकिन बच्चा होगा। आचार्य जी, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा कहीं ना कहीं पे एक ऐसी मुझे लगता है कि विज्ञान है जो कि अपने आप में कई सारी चीजें बताता है। आपसे समझना चाहती हूँ, सामुद्रिक शास्त्र कई सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें भी बताता है क्या ये? देखिए, ऋषि समुद्र ने इस ज्ञान को डेवलप किया। हमारे ऋषियों ने बहुत खोज करके ही कोई ज्ञान डेवलप किया है। वो किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं कह देते थे, तो उस ज्ञान को उन्होंने डेवलप किया। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें हेयर कैसे हैं, बारीक हैं कि हैवी है, उसका कलर कैसा है हेयर का, आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, तिल
के बारे में, और चलते कैसे हैं। आप दरवाजा खोल के चल के 4 कदम आइए, पता चल जाएगा कि आपके प्लेनेटरी पोजीशन क्या है अच्छा। जी। और उसमें चेहरा हमारा किस, हाँ हाँ, वो फेस रीडिंग एक्चुअली समुद्र शास्त्र का ही वो एक पार्ट है। अब उसको अलग से डेवलप किया गया है, लेकिन अब उसमें हमें पता चल गया गोल चेहरा ऐसा रिजल्ट दे रहा है, चौकोर चेहरा ऐसा रिजल्ट दे रहा है, यदि एग्लाइक है तो ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है, तो उससे पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमने प्रयोग भी किया है, और 101% ये ठीक होते हैं। निकलता है सही। हाँ। तो मेरा यहाँ पे क्यूरियोसिटी ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके फेस पे कहीं पे तिल होगा तो इसका क्या मतलब है? चेहरे पे अगर बाएं गाल पे तिल है, दाएं गाल पे तिल है, क्या मतलब है इसका? देखिए, तिल का एक तो मेडिकल पार्ट है, यानी जो हमारी माइनर वेन्स हैं वो इकट्ठी होने लगती हैं, तो वो एक तिल की शेप ले लेती हैं। ठीक, तिल फॉर्म हो गया। अब ये जो तिल फॉर्म हुआ है, इसको हमें देखना कैसे है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी है लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। जैसे मान लीजिए एक जो बॉटनी वाले स्टूडेंट ने ये बताया कि ये जो पेड़ है ये ऐसा रहेगा, लेकिन हमको उससे क्या फायदा मिलेगा, ये दूसरी चीज हो गई। तो वही तिल का है। अब तिल में 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। अगर माथे पर तिल है आंख से 2 उंगल ऊपर, तो ये तिल अच्छा होगा, और आंख के बिल्कुल साइड में है तो ये तिल आंखों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। ठीक है, अगर ये तिल आंखों के यहाँ पर है तो ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी हार्ट की या लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। नाक पर अगर किसी के तिल है तो उसको जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जीवन भर वो अर्निंग करेगा। नाक पर तिल, अगर यहाँ पर तिल है तो वो जीवन भर अर्निंग करेगा और अपने अच्छी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करेगा और अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करेगा। ठीक, उसके बाद आता है गाल का तिल। गाल पे पहले यहाँ को बताइए, मेरे यहाँ पे तिल है। तो यहाँ पर यदि तिल है तो ये अच्छा है, अच्छा उसको मानते हैं। यहाँ से ये पूरा कर्व अगर हम खींचेंगे तो इतने बीच में कोई भी तिल है तो वह अच्छा होता है। खास तौर से राइट में अगर है तो बहुत अच्छा है, लेफ्ट में है तो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं होंठ। होंठों पर जो तिल है, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी देखे बहुत ध्यान से देखे। अगर यहाँ के पास चाहे मेल हो या फीमेल, यहाँ पर यदि कोई तिल आता है किसी के, तो उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे। मैरिज या तो बहुत देर से शुरू होगी, डिलेड मैरिज होगी, और या फिर जो मैरिज होने के बाद उसमें थोड़ी सी टेंशन्स रहेंगी। लेकिन ये तो ब्यूटी स्पॉट भी कहते हैं ना इसको। हाँ, तो वो देखने में तो सुंदर लगा, लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बहुत सारे लोगों को आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर आएगा तो उनको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि यदि किसी के यहाँ पर तिल आ रहा है तो ये ठीक है, वो देखने में सुंदर लगेगा, चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, वो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके साथ ये दिक्कत होगी, या तो आइदर इट विल बी अ केस ऑफ डिलेड मैरिज और प्रॉब्लमेटिक मैरिज। हाँ, एक बड़ा कॉमन सा लोग देखते हैं कि अगर हाथ के हथेली के बीचों बीच तिल आता है और आपके जब आप व्हेन यू मेक अ फिस्ट तो वो अंदर आता है, तो आपके पास पैसा बहुत होगा। हाँ। मिथ है क्या ये? तिल जो हाथ में इस तरीके से आपने मुट्ठी बांधी और तिल उसके अंदर चला गया, तो ये अच्छा है।
पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। लेकिन अगर ये तिल, देखिए ये वाली जो सन की अपोलो, फिंगर ऑफ अपोलो है, ये सन की लाइन है, इस पर अगर ये तिल होता है तो या तो फादर का प्रॉपर सुख नहीं मिलता, और या फिर आँख की दिक्कत उसको होती है, ये भी है। तो जहाँ किसी व्यक्ति को ये दे रहा है तो वहाँ ये चीज़ ले भी लेगा। अच्छा, और अगर किसी के पैर में तिल हो तो कहते हैं वो बहुत घूमता है। जो तलवा है, तलवे में यदि तिल है तो घूमना भी होगा, लेकिन उसको पेट की भी दिक्कत रहेगी, लेकिन घूम के वो बहुत पैसा भी कमाएगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को घूमना भी चाहिए, और ये लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये जिस दिन आलसी हो गए उस दिन इनका जो फॉर्च्यून है, इनका जो भाग्य है, वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो ऐसे लोगों को बहुत एक्टिव होना चाहिए, ये तिल बताता है। क्योंकि आचार्य जी आपने कहा सामुद्रिक शास्त्र में स्वप्न के बारे में भी बताया जाता है। कई लोग इसको आप टाइम ट्रैवल से जोड़ सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे टाइम से जुड़ी हुई, कई लोग पहले से इंट्यूटिव इतने ज्यादा होते हैं उन्हें पता चल जाता है, या सपनों का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। क्या ये लॉजिक सही है? देखिए, स्वप्न का अपना एक विज्ञान है। लोग कहते हैं कि जो कुछ हमारे मन में बसा रह गया, वही चीजें सपने में हमारे सामने आती हैं। लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसे लोगों को सेम सपने रोज आते, रोज नहीं आ रहा है, कभी कभार आता है। तो जो स्वप्न है ये एक अवस्था भी है, और बहुत सारे जो गुरु अपने शिष्यों को संदेश देते हैं वो स्वप्न अवस्था में देते हैं। जब वो स्वप्न में हो, सो रहा हो, शिष्य सो रहा हो, तब वो अपना संदेश देंगे। अब वो डिकोड कर सके नहीं कर सके एक अलग बात है, लेकिन उसको उस समय में संदेश मिलेगा। अच्छा, ऐसे कई लोग हैं, मतलब मुझे लगता है मोस्टली लोगों को अपने सपने याद नहीं रहते, या याद थोड़ा रहेगा भी तो बिट्स में याद रहेगा। ऐसे में कई सपने ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेंस होते हैं। लाइक जब मेरी दादी की डेथ हुई थी, मुझे 2 दिन पहले कपाल क्रिया देखी थी मैंने। अब इतने छोटे बच्चे को कपाल क्रिया का मतलब नहीं पता, बट आई हैव सीन दैट होल पिक्चर। ऐसे सपनों का क्या मतलब है जो अपने आप में एक पूरी सिचुएशन को पहले बता देंगे? जिन लोगों का केतु अच्छी स्थिति में होता है, या चंद्रमा और बृहस्पति अच्छी स्थिति में होता है, इन लोगों को इंट्यूशंस हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के इंट्यूशन हो जाते हैं। जैसे एक गाड़ी जा रही है तो एकदम उसको लगेगा कहीं ऐसा ना इसका एक्सीडेंट हो जाए, और वो आप देखेंगे कि थोड़ी दूर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारे ब्रेन की बड़ी ज़बरदस्त फैकल्टी, हम अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो करते भी नहीं हैं अभी। तो हमारे जो ब्रेन में बहुत सारी पावर्स हैं, उनमें से एक बहुत स्ट्रांग पावर है इंट्यूशन। और ये इंट्यूशन वहम की वजह से नहीं है, वो तो वहम है। एक व्यक्ति है, वो रोज कह रहा है मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, कभी ना कभी तो कोई ना कोई गिरता ही है, वो तो वहम हो गया। हाँ, तो वो नहीं, उसको अचानक ये 3-4 दिन से सपना आ रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, और वो गिर गया, ये इंट्यूशन है। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो इंट्यूशन डेवलप होता है, ये बहुत सारे इंडिकेशंस देता है। और किसी के अंदर तो बाय बर्थ होता है, किसी को ध्यान साधना करने से हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। ध्यान साधना करने बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, वो कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, आपका ये है, आपका वो है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। अब किसका पैसा टिकता है? ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मिलता उतना नहीं है। तो सभी के साथ ये हालत है। उन लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा कोई सिद्ध पुरुष है। तो ऐसा
करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ये इंट्यूशन नहीं है, ये वाचाल शक्ति है। ठीक है। इंट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। कई लोग पहली बात तो कौन-सा प्लैनेट इंडिकेट करता है? जहाँ तक मुझे समझ में आता है, अष्टम भाव जो होता है, ये बड़ा मिस्टीरियस हाउस है। इसका कनेक्शन भी मैं समझूँगी और इसका क्या इंट्यूशन से कोई कनेक्शन है? अगर लग्न का, 6th हाउस का और 8th हाउस का कनेक्शन केतु से बना हो, या उसमें केतु हो, या उनके भाव के जो लॉर्ड्स हैं उनके साथ केतु हो, तो ऐसे, और ये केतु शिफ्ट ना हो, नमांश में भी अच्छी पोजीशन में हो और भाव स्पष्ट में यानी चलित में ये शिफ्ट ना हो, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन है। और मैंने यहाँ तक देखा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि इन भावों में चंद्र केतु यदि साथ बैठे हैं और बहुत डिस्टेंस नहीं है डिग्री से, वो क्लोज है, तो ऐसे व्यक्ति को ये भी पता लग जाता है कि कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। अच्छा। हाँ, और वो रिस्क भी ले लेता है कि मैं तो यही आएगा, बस इतनी। चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपनी कुंडली में देखेंगे चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। लेकिन आचार्य जी, मैंने बहुत देर पहले आपसे राहु केतु की बात की थी। राहु जो है वो इल्यूजन का प्लैनेट है, यानी कि अगर किसी की कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ भी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और राहु जो है वो भ्रमित कर देता है, आपको इधर उधर भटकाएगा। तो चंद्र राहु या चंद्र केतु, ये कॉम्बिनेशंस क्या खराब नहीं है? देखिए, भटकाव तो खराब है, किसी भी रूप में भटकाव हो जीवन में, किसी भी व्यक्तित्व में भटकाव हो, तो वो तो खराब ही है, क्योंकि ये आपसे केवल मेहनत कराएगा, या वाइल्ड गूस चेज, आप ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या हेलुसिनेशंस देगा कि रस्सी लटकी हुई है, आपने उसे सांप समझ लिया। तो ये चंद्र राहु का एक कॉम्बिनेशन है। शक करना, ऐसे में व्यक्ति शक्की बहुत हो जाता है, और वो गुस्सा उसके नाक पे रखा रहता है, जैसे कहते हैं ना प्रोवर्ब, नाक पे गुस्सा रखा रहता है, तो उस व्यक्ति के नाक पे गुस्सा रखा रहता है। लेकिन केतु को मैंने देखा है, केतु बहुत सात्विक प्रभाव भी देता है, तो इसलिए केतु और चंद्रमा का यदि योग कोई बनता है तो वह उतना नकारात्मक नहीं होता। ये तो होता है कि वो व्यक्ति अपने ही दिमाग से चलता है, उसका जो एटीट्यूड होता है वो अलग ही किस्म का होता है, तो वो समाज के या परिवार के बाकी लोगों के साथ उसका मेल जोल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, वो लोगों से अलग रहता है। उसको लगता है क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, अरे दुनिया में इतनी सारी बातें हैं, वो करो, वो सीखो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, वो बुरा रिजल्ट नहीं देता। हम सपनों की बात कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा कि चंद्रमा की जो साइकिल्स है, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, शुक्ल पक्ष में देखा हुआ सपना सच हो जाएगा, या सुबह 4 बजे देखा हुआ सपना सच हो जाएगा, या इस टाइमिंग पे देखो तो सपना सच हो जाएगा, ऐसा कुछ है? देखिए, जब ऋषि या देवता वो कहते हैं कि वो ब्रह्मांड में निकट आते हैं, उस समय में यदि कोई स्वप्न या स्वप्न के आधार पर कोई संदेश वह भेज रहे हैं, वो सच होगा। और ये समय होता है 2:30 बजे से लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक का। तो उस समय में जो स्वप्न है, या कोई वास्तव में ध्यान करता है, लोग ध्यान के नाम पर भी वही काम करते हैं, ऊट पटांग, हमको तो ये हो गया, हमारा शरीर तो ऐसे हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो जो ध्यान में देखते हैं बहुत सारे लोग कि ऐसे हो रहा है, या इस समय में जो लोग देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों को उन लोगों के द्वारा देखे गए स्वप्न सही सिद्ध होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये निजता का उल्लंघन होगा। एक व्यक्ति थे शहर मुरादाबाद में, तो उनको एक स्वप्न दिखाई देता था, ऐसे ऐसे गली है, गली में एक ऐसे ऐसे घर है, ये
इस प्रकार से हमें उनको सपना आता था। तो मैंने उनसे कहा, हमारे रिलेटिव भी लगते थे वो, तो मैंने उनसे कहा कि आप ढूंढिए कि वो जगह कहाँ है और उस जगह से आपको आपका कोई संबंध मिलेगा। और मिला। अच्छा। तो पुनर्जन्म की थ्योरी लोग माने ना माने, लेकिन इस पे बहुत रिसर्च हुई है और पुनर्जन्म पे वो रिसर्चर्स, वो साइकोलॉजिस्ट्स, वो फिलोसोफर्स बहुत विश्वास करते हैं। तो इसमें जयपुर यूनिवर्सिटी में बहुत रिसर्च हुई है।